तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई बोलोगे ये भी कोई सवाल है। मैं तो मस्त हूँ, बिंदास हूँ भाई। 10th से 9th में आ चुका हूँ, नहीं 8th से 9th में आ चुका हूँ भाई। तो एक्चुअली में बात ये है कि जितने भी भाई 9th क्लास के बच्चे हैं ना, बच्चे एवं बच्चियों, भाई या ब्रदर, भाई या ब्रदर सॉरी, भाई या फिर बहन, ब्रदर या फिर सिस्टर, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई। मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, थोड़ा सा बहक जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, ये सब होते रहता है भाई, ये जिंदगी है। बट मेन मुद्दा ये है भाई साहब कि 9th क्लास का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैं अभी लिखा हूँ क्लास 9th, राइट लिखा है, और इधर भी कुछ लिखा हो, बट खैर इस चीज पे ध्यान नहीं जाना है। अब भाई बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट। क्या करने वाले हैं कि जैसे क्लास अब स्टार्ट हो रहा है, तो अब डायरेक्ट तो भाई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स तो पढ़ाना चालू करना दो भाई। ये करना दो तो भाई तुम तो मारोगे ही भाई। तो पहले बोलोगे ना, इसके पहले तो कुछ बता दिया जाए भाई, कुछ तो बता दिया जाए ताकि भाई हम सब समझ जाएं। तो भाई आज ही ऐसा कुछ क्लास में मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। 9th क्लास में एक्चुअली में होता क्या है, क्या होता है बोलोगे भाई साहब, सब्जेक्ट होता है। तो पूछूंगा कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो खैर 2 मिनट तो जरूर सोचोगे ना भाई कि सब्जेक्ट तो मैंने तो कभी पन्ने पलट दिए भाई, मैथ मैथ बनाए जा रहे, बस हमको बनाने से मतलब, बस हमको याद करने से मतलब। कौन बुक है, कितना किताब है, उसका नाम क्या है, उसका परिभाषा क्या होता है, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस हमको बनाना है तो बनाना है, जो भी मिल जाए भाई सब लपेट लेना है। सब क्या करना, लपेट लेना है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा बच्चे। अब थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि कौन सा किताब पढ़ना है, 9th में कितने कितने बुक्स हैं, उसमें कितने सारे चैप्टर हैं, कौन सा टॉपिक है, ये सारा तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बस कुछ चंद चंद मिनटों में। ठीक है, चंद नहीं, चंद मिनटों में। तो आप लोग बस इंतजार करो। मजा आ रहा है तो भाई लाइक मार दो, और नहीं आ रहा है तो फिर भी लाइक मार दो, शेयर तो कर ही दोगे। खैर ये आशा है, मेरा इच्छा है। तो चलते हैं अब इधर बोर्ड पे भाई। मुझसे तो काफी सुंदर ज्यादा लग रहा है। तो अब बात रही कि 9th क्लास में जितने भी बच्चे आ चुके हैं भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इस पॉइंट को नोट करो, ठीक है, सुनो गौर से। अब मैं क्या करने वाला हूं कि जितने भी बच्चे 9th में आ चुके हैं, 8 से 9th में आ गए, तो 9th का क्लास जेनुअन है कि आप चालू करोगे, शुरू करोगे। तो भाई 9th क्लास में कौन कौन सा बुक है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा किताब है, कितने भाग में बांटा गया, ये सारी तमाम बातें मैं आज मैं बताने वाला हूँ। और हो सके तो कुछ पॉइंट भी मैं किसी बुक का पॉइंट उठाकर मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया सब लोग दबा के लाइक को मार देंगे। चलो अब देखो, तो पहली बात है कि भाई याद रखना, मैथ साइंस पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। मैथ और साइंस पीछा छोड़ेगा ही नहीं। हिंदी इंग्लिश पीछा छोड़ेगा नहीं। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है हर चीज में, समझ में आ रहा है। मैथ भी कंपलसरी है, छोड़ेगा नहीं। साइंस भी नहीं छोड़ेगा। अब बाकी रहा सोशल साइंस, तो अब सोशल साइंस भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और बाकी रहा संस्कृत, तो संस्कृत कुछ क्लास तक पढ़ते हैं, जैसे 9th 10th, बस। उसके अलावा और पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, बट इसको डजन मैटर, इसको मैटर उतना नहीं लिया जाता भाई, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। बाकी अब चलते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि पहला में आता है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ब्लैक निकालता हूं। पहला नंबर में आता है ना, ठीक है, पहला में आता है, चलो माथा से शुरू करते हैं, मैथ, MATH, इसको बोलते हैं गणित, ठीक है। दूसरा नंबर पे आ जाएगा साइंस, ले लो, चलो साइंस ही ले लेते हैं, SCIENCE, साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। अब बात रही थर्ड, थर्ड में क्या आ जाएगा, चलो मान ली सोशल साइंस, SOCIAL सोशल, SCIENCE सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समझे बच्चे। अब यहाँ पे 4 में पता है क्या आ जाएगा, 4 में आ जाएगा भाई, लिख लो संस्कृत, लिख लो। जब एस से चालू ही हो रहा है तो संस्कृत लिख ही लेते हैं, SANSKRIT, संस्कृत मतलब संस्कृत, संस्कृत होता है। अब 5 में पता क्या आ जाएगा, अच्छा तो हिंदी इंग्लिश लिख लो, HINDI, हिंदी हो जाएगा। और 6 में हो जाएगा पता क्या बाबू, इंग्लिश,
इंग्लिश इसको बोलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी। ये तो भाई आपका मोटा मोटी किताब हो गया। नाइन्थ में मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना, सोशल साइंस पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। अब बात रहती है भाई कि बस क्या इतना ही है कि इसको भी डिवाइड किया गया है, इसको भी पार्ट अलग अलग किया गया है, तो बोलेंगे हाँ भैया ये जो है ना, ये तो मैथ रहेगा ही, सिंपल सी बात। संस्कृत संस्कृत रहेगा ही, हिंदी हिंदी ही रहेगा, इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन भाई ये जो है ना देखो जिसमें स्टार मार रहा हूं, ये जो है ना साइंस और सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस को भाई अलग अलग पार्ट बाय पार्ट ऐसे बुक में डिवाइड किया गया है, जो कि मैं आपको बताने वाले हैं। साइंस में आपको पढ़ना है पता क्या, फिजिक्स आता है, PHYSICS। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, भौतिक, ठीक है, भौतिकी या फिर भौतिक शास्त्र, चलो भौतिकी लिख दो, भौतिकी, ठीक है, या फिर भौतिक शास्त्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आ जाओ केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र। फिर आता है क्या, आ जाता है बायोलॉजी, BIOLOG, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीव जीव विज्ञान कह सकते हैं या फिर जीव शास्त्र भी कर सकते हैं, ठीक है। जीव शास्त्र का मतलब जिसमें जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान या फिर जीव शास्त्र, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। यानी साइंस में चलकर भाई 3 पार्ट में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओके। आगे चलते हैं सोशल साइंस। तो अब देखना कि सोशल साइंस जो है ना, सोशल साइंस में भी किताब को यानी बुक्स को पार्ट बाय पार्ट अलग डिवाइड किया गया है। जैसे में हिस्ट्री हो जाएगा का, अभी मैं केमिस्ट्री बोल रहा था लेकिन नहीं, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 भाग में बांट दिए गए, क्योंकि मैं आपको बारी बारी से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये है सामाजिक विज्ञान विभाग, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो पहला में आ जाएगा, चलो लिख लो हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री मतलब इतिहास, समझ में आ रहा है, इतिहास। फिर आ जाएगा, क्या लिख सकते हो, ज्योग्राफी लिख लो, GEOGRAPHY। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। अब आ जाएगा थर्ड में भाई, लिख लो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब भाई आगे आ जाता है लास्ट में सिविक्स, CIVICS। सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे राजनीतिक शास्त्र, या फिर इसको और बोल सकते हैं जैसे, ठीक है, POLITCAL, पॉलिटिकल, सही लिखा हुआ है, पॉलिटिकल, SCIENCE, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा भाई तो आपने देख लेना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स, जिसको बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। तो भाई ये था 9th क्लास में किताब जो पढ़ी जानी है, ये सारा तमाम चीजें। जैसे पहला जगह मैथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में गणित, साइंस को इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी साइंस को इंग्लिश में साइंस ही बोलते हैं, हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, जो कि ये जाके 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स यानी भौतिकी या फिर भौतिक शास्त्र बोल सकते हैं, केमिस्ट्री जिसको रसायन शास्त्र बोल सकते हैं, नहीं बोलते ही हैं, और बायोलॉजी जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान यानी जीव शास्त्र। अब आगे चल में आता है तो भाई थर्ड में आता है सोशल साइंस, जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी चल के 4 भाग में बुक्स डिवाइड हो जाता है। जैसे एक हिस्ट्री, स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत हो जाए इधर उधर तो माफ करना, HISTORY, हिस्ट्री मतलब इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। अब आता है भाई संस्कृत, तो संस्कृत है ही, और हिंदी और इंग्लिश। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो 6 बुक पढ़ना है, और पूरा ऑल ओवर बोला जाए, पूरा बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 1 और इधर 3 कितना हो जाएगा, 4 और इधर 4 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, यानी 11 बुक आपको पढ़ना है बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर भाई ये 11 बुक आप 9th में कवर कर लेते हो तो आपके आगे चलकर 10th आसान हो जाता है, बहुत इजी होता है। लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ोगे
तो भाई 10th कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कुछ हद तक मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होता है ना कि अब आपके घर में सीढ़ी होगा, सीढ़ी का मतलब छत पे जाते हैं ना, आप सोचो कि एक दो सीढ़ी मत चढ़ो, तीसरा पे कूदो जरूर, मतलब एक बाई जाकर। जैसे कहने का मतलब हम एक सीढ़ी नहीं चढ़े, दो सीढ़ी नहीं चढ़े और नीचे से जंप करके चौथा पे जाएंगे यानी तीसरा पे जाएंगे, मुश्किल है। तो मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, गिर सकते हैं, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी, तो कोई मुश्किल नहीं है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो भाई 9th पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि 12th करते हैं ना, तो 11th लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग बिहार बोर्ड वाले खास करके कुछ कुछ पढ़ते, कुछ कुछ नहीं पढ़ते। जेनुअन वही बात है, हम भी नहीं पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा मतलब ऐसे हो गया था ना, मतलब वातावरण बन गया था, ऐसे मोमेंट बन गया था, मतलब ऐसे कुछ समस्या हो गया था जो कि हम नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि टाइम ही ऐसे निकलता जा रहा था। कुछ हद तक पढ़े थे बट नहीं पढ़े थे। लेकिन अब क्या ना कि अब उस चीज का रियलाइज होता है ना कि नहीं, 11th बहुत जरूरी था, मैंने मिस कर दिया लाइफ में, ठीक है। तो आप सब मिस ना करो, आप उसको खो मत दो। वो एक पढ़ाई का हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है 9th और 11th। तो भाई 9th तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 10th भी पढ़ाता हूँ, 11th 12th सबको पढ़ाता था, अभी 9th शुरू कर रहे हैं भाई। तो अभी मैं जो हिसाब से मैंने आपको बताया एकदम परफेक्ट है, इतना सारा किताब पढ़ना है। और भाई इसको अब चलते थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, समझ रहे? डिफाइन का मतलब मैथ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी मैंने अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो अब जानते हैं भाई सब्जेक्ट के भाई कुछ परिभाषा होते हैं, कुछ लाइन होता है, कुछ एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। और चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैथ, अगर पूछा जाए कि मैथ है क्या, गणित है क्या, तो शॉर्टकट में भाई बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मैथ किसे कहते हैं, मैथ है क्या, एक्चुअली में मैथ है क्या, तो बोलोगे ना कि जोड़ घटाव गुना भागा और सारी चीजें, जो मतलब मोटा मोटी बोलोगे जोड़ घटाव गुना भागा की क्रिया को, प्रोसेस को मैथ कहते हैं। यानी जोड़ करना, घटाव करना ये मैथ है, गुना करना, भागा करना ये मैथ है, एलसीएम एचसीएफ करना मैथ है। समझ में आ रहा ना? तो ये सारी आप बोल रहे हो कि मैथ का परिभाषा बोल सकते हो मोटा मोटी कि जोड़ घटाव गुना भागा का जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या है, मैथ है। तो मैं मान लूंगा हाँ ठीक है बोल रहे हो। देखो हर एक लाइन का, हर एक डिफिनेशन का लेवल होता है। जैसे ही आप लेवल क्रॉस करते हो ना, लेवल ऊपर जाते हो, तो उस चीज क्रिटिकल होते जाता है, मतलब कि वो चीज बदलाव होते जाता है, मतलब मुश्किल होते जाता है। जैसे अभी पढ़ रहे हो, जैसे मैथ पढ़ोगे ना, तो ये एक 9th का लेवल है, 9th में वैसे ही मैथ आएगा जो बन सके, न कि 12th का मैथ दे देगा। समझ में आ रहा है? तो हर चीज का लेवल होता है ना, तो इसमें भी परिभाषा पढ़ेंगे तो अपने लेवल के अनुसार पढ़ेंगे, ताकि माइंड समझ जाए और हम भी समझे, और भाई मस्त जीवन चले, ठीक है, एग्जाम में मस्त ऐसे लिख कर आए। तो बात यही रहा कि मैथ का परिभाषा अगर कहा जाए तो वही बोल सकते हैं, जोड़ घटाव करने, जो प्रोसेस करने का तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसको मैथ कहेंगे, ऑफकोर्स कहेंगे। एक छोटा सा मैं तरीका बताया, मैं एक परिभाषा बताया, ठीक है। तो गणित क्या होता है आप समझ गए कि जोड़ घटाव जो होता है, गुना भागा होता है, एलसीएम एचसीएफ जो भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है, मैथ कहेंगे, गणित कहेंगे। अब भाई ये तो हो गया ना कि गणित क्या होता है, ये भी आपने जान लिया। अब आता है साइंस यानी विज्ञान। साइंस क्या है, साइंस क्या है, तो बोलेंगे ना कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, होने वाले रिएक्शन, नया चीज बनने वाली नया चीज साइंस है। आसपास होने वाली घटनाएं, जैसे भौतिक की बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं, यानी आइसक्रीम को अगर जब गर्मी आता है तो आइसक्रीम को खाते हैं। तो बताओ भाई, जो पानी को ऐसे पानी में कुछ मटेरियल मिला दिया गया है, उसको कोल्ड कर दिया गया माइनस टेम्परेचर में, तो क्या हो गया, आइसक्रीम बन गया, यानी वो बर्फ बन गया। तो भाई आसपास हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं, क्रिया हुआ, तो उसको साइंस बोलेंगे, वो फिजिक्स में आएगा भाई। फिजिक्स में पानी से बर्फ बन जाना, बर्फ से पानी बन जाना, ये क्या है, फिजिक्स है। समझ में आ रहा ना? ये भी बोल सकते हैं ना कि फैन चलना, फैन जो ऑन होता है ना, लाइन से चलता है, फैन चलना, ये फिजिक्स है। यानी आसपास होने वाली क्रिया, ठीक है, जो हमसे परे है, जो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो क्या, साइंस है। मोटा मोटी ये बात करेंगे। जैसे में भौतिक में मैंने बताया कि पानी से बर्फ बन जाना, ये आम बात है, सब लोग बताते हैं पानी से बर्फ बन जाना, बर्फ से पानी बन जाना, तो मैं भी बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये भौतिकी है, ये फिजिक्स है। और केमिस्ट्री की बात किया जाए ना, तो केमिस्ट्री में बोल सकते हैं कि जैसे एक डिब्बा है, जैसे एक डिब्बा है जिसमें तेल डाल दो और उसमें एक कपड़ा डाल दो, मोमबत्ती मतलब ऐसे बत्ती टाइप का, और उसमें माचिस मारो, तो क्या होगा ना कि वो जलते रहेगा और तेल खत्म होते रहेगा। तो ये क्या, केमिस्ट्री, रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है।
मतलब कोई काम हो रहा है, कोई तरीका हो रहा है, नया चीज बन रहा है। जैसे आप तेल था, माचिस मारे, उस बत्ती में जलाए तो प्रकाश निकलने लगा, प्रकाश निकलने लगा, ऊष्मा निकलने लगा, रोशनी देने लगा। तो ये केमिस्ट्री है, मैं मान सकता केमिस्ट्री है, ठीक है। और केमिस्ट्री में प्रोसेस होता है ना, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं हो पाएगा, वो वापस चीज नहीं आ पाएगी। जैसे आपने तेल में मोमबत्ती डाल दिया, माचिस मार दिए, और क्या होगा, तेल खत्म हो जाएगा, उष्मा में बदल जाएगा। क्या होगा, उष्मा में। अब मैं कहूं कि उस उष्मा को उपयोग करके वापस तेल बनाओ, संभव नहीं है। तो इसमें होने वाली परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाता है, इसमें केमिस्ट्री में होने वाली परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाता है। कुछ नया चीज बन गया तो बन गया, ठीक है। और भौतिक में क्या होता है कि बदलाव हो सकता है आगे चलकर, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बन सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। अब थर्ड बात आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी में भाई जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जनन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, बायोलॉजी। जैसे एक चीज से दूसरा चीज बन जाना, कहने का मतलब जन्म लेना, ठीक है, उत्पत्ति होना, समझ में आ रहा है ना। जैसे फल फूल पेड़ पौधा और ऐसे जीव जंतु के बारे में किसने, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बायोलॉजी का डिफिनेशन था, केमिस्ट्री का डिफिनेशन था, फिजिक्स का डिफिनेशन था, ओवरऑल साइंस का डिफिनेशन था। मतलब कि आसपास वाली होने वाली घटनाएं जो हमसे परे है, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें जो देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हो, क्या साइंस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मैथ का भी परिभाषा जान लिया, साइंस का भी, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी परिभाषा जान लिया मोटा मोटी, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद सोशल साइंस। अब आता है भाई सोशल साइंस। देखो भाई, मैं बस इतना कहूंगा कि भाई आप लोग ध्यान देकर सुनो, बिल्कुल ऐसे मस्त लगेगा भाई। पूरा समस्या, पूरा आपका चैप्टर, पूरा आपका ये मतलब सेशन क्लास अच्छा चलेगा भाई। और भाई 9th क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, ठीक है। तो भाई अब आता है सामाजिक विज्ञान। मैं कहूं कि सामाजिक विज्ञान क्या है, तो मैंने अभी बताया विज्ञान क्या है, मैंने अभी बताया विज्ञान क्या है। तो बोलोगे ना कि आसपास होने वाली घटनाएं जिसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या विज्ञान है। अब इसमें एक शब्द लगा हुआ सामाजिक, यानी समाज में होने वाली घटनाएं, वैसा काम, वैसा प्रोसेस, उसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। समाज में लड़ाई हो जाना, आंख से देख सकते हो ना, आंख से देख सकते हो, कोई लड़ाई हो गया, किसी को मार दिया, तो महसूस कर सकते हो उसका कितना दर्द हो रहा होगा, महसूस कर सकते हो ना, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, महसूस कर सकते हो। उसका माथा फूट जाता है ना, लगता है भाई कितना दर्द हो रहा होगा, ठीक है। उतना पूरा महसूस नहीं कर पाएंगे, दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अनुभव होता है, एक मतलब इंसानियत होना है भाई की, चलो भाई मतलब दर्द जिसको बोलते हैं दर्द, तो उसका ये हो गया, बुरा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो घटनाएं के देख भी रहते हैं, कुछ महसूस भी करते हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञान है। कौन सा, सामाजिक विज्ञान, यानी समाज में होने वाली उथल पुथल घटनाएं, बुरा भला अच्छा खराब, समझ में आ रहा ना, ये सब क्या है, सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में आता है, सामाजिक में होने वाली घटनाएं बोलते हैं सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब मोटा मोटी आगे चलते हैं। तो भाई अब सबका ये सब सारा चीज अब क्लास करवाएंगे तो सारा चीज सबको बहुत बेहतर तरीके से लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलता है। सामाजिक विज्ञान में भाई 4 भाग में बांटा गया सामाजिक विज्ञान को। पहला था इतिहास, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है। और इसका हिंदी वर्ड जो है ना बहुत ही अच्छा है, इतिहास। इतिहास यानी इति मतलब पहले, और हास का मतलब दोहराना, यानी पहले हुए हुए चीज को दोहराना इतिहास है। जैसे हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, यानी वो घटना बहुत पहले हो चुका है। महात्मा गांधी कैसे थे, विचार का कैसे थे, वो कैसे आंदोलन किए, कैसे सत्याग्रह किए, कैसे मतलब लड़ाई किए, कैसे देश को आजाद किए, वो बहुत घटनाएं बीत चुका है। लेकिन हम उनके बारे में, उनके चले हुए रास्ते पे चलते हैं, उनके जो संघर्ष किए उस संघर्ष को पढ़ते हैं। तो जो पहले हुआ घटना है उसको बारे में पढ़ना ही क्या, इतिहास है। तो इतिहास बोल सकते हैं कि पहले हुई घटना, जैसे आज जैसे प्रेजेंट में जी रहे हैं ना भाई, प्रेजेंट में, और कल जो बीता, आज जैसे 6 तारीख है और कल 5 तारीख, तो 5 तारीख एक इतिहास बन चुका है। 5 तारीख एक इतिहास बन चुका है। हो सके कि 5 तारीख के दिन कोई ऐसा बड़ा चीज हो जाए, चमत्कार हो जाए, आने वाले हजारों साल वो चीज, जैसे कहने का मतलब कि कल 5 तारीख के दिन कुछ ऐसा बड़ा चीज हो जाए जो किसी बुक में, किसी चीज में लिखा जाए और उसको पब्लिश कर दिया जाए, ठीक है। पब्लिश का मतलब लोगों के बीच में पब्लिश कर दिया जाए, मतलब कि प्रचार कर दिया जाए, लोगों को दिखा दिया जाए। तो भाई क्या होगा ना कि आने वाले 10 साल बाद, 100 साल बाद जब कुछ नया चीज होगा ना, तो बोले अरे ये तो 100 साल बाद पहले हो चुका था, 5 तारीख का हुआ था, तो भाई याद कर लिए।
कल वाला 100 साल बाद याद कर ली, इतिहास हो गया। यानी कहने मतलब बीता हुआ चीज को वापस रियलाइज करना, पढ़ना, दोहराना, ये क्या इतिहास है। समझ में क्या। अब आता है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल का मतलब ही होता है गोल। भू का मतलब होता है भूमि, और गोल का मतलब जो भूमि गोल है, और उसमें भाई मतलब भूगोल का मतलब होता है कि भूगोल एक बुक है, एक ठीक है, एक क्या किताब है जिसमें भूगोल में यानी भूमि के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पे खनिज है, कहाँ पे लवण है, कहाँ पे मतलब पहाड़ है, पर्वत है, ये सब घास का मैदान है, ये सब बहुत सारी तमाम चीजें, इतना ही नहीं बहुत सारी तमाम चीजें। कहाँ पे ठंडा प्रदेश है, कहाँ पे ज्यादा ठंडा पड़ता है, क्यों पड़ता है, रीजन क्या है, कहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, क्यों है, रीजन क्या है। ठीक है, ये सब चीज हम भूगोल यानी भूमि के बारे में पढ़ते हैं। यानी भूमि से जो रिलेट है, जो रिलेट करता है, भूकंप कैसे आ जाता है, भूमि से ही आता है, भूमि का ही ये हिस्सा है, तो भाई भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी शब्द होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता ही, अर्थशास्त्र का मतलब जिसमें आर्थिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक चीजों का मतलब जैसे अगर पूछा जाए ना कि बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, कितना यहाँ के लोगों को प्रति व्यक्ति आय कितना है। समझ में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी आर्थिक चीज के बारे में पढ़ना। ठीक है, वो किसमें पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में। ठीक है, जैसे बहुत सारे तमाम चीजें हैं कि पड़ोसी देश के बारे में, वहां के लोगों के बारे में। ठीक है, जनगणना के बारे में, हाँ पढ़ सकते हैं जनगणना के बारे में, जनगणना के अनुसार, और ऐसे चीजें मतलब आर्थिक चीज के बारे में, कुल लोग कैसे गरीबी रेखा के नीचे क्यों जा रहा है, क्यों ऊपर हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है, घाटा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, व्यापार के बारे में, ये सब कंपनी, ये सब चीज के बारे में क्या अर्थशास्त्र में पढ़ने वाले हैं। आगे आता है भाई राजनीतिक शास्त्र। राजनीति का मतलब समझ में आ रहा है, इसमें राजनीति के बाद पॉलिटिकल के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिक के बारे में पढ़ेंगे, वोट देने का अधिकार, कौन मतलब ऐसे मतलब कि कहने मतलब क्या ही बता सकते हैं, वो वर्ड नहीं आ रहे मेरे पास जो मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन राजनीतिक शास्त्र के बारे में इतना जाने, इसमें राजनीतिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे भाई वोट देना, ये राजनीतिक में पढ़ना है, मेरा भाई अधिकार है, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेता जैसे मतलब बता रहा कि नेता, विधायक, पीएम, सीएम, सब जो भी आता है ना राजनीति के अनुसार आता है ना, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मोटा मोटी आपको बता रहे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो शब्द अभी नहीं आ रहे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बट इतना मोटा मोटी आप समझ ले। ठीक है, ये चीज तो राजनीति के बारे में हम सबको पढ़ना है। तो भाई ये था एक बेसिक चीज, क्या था, बहुत ही बेसिक चीज था। तो आई होप कि ये क्लास समझ में आया होगा। 9th में ये सारी चीज पढ़ना है, और यही चीज 10th में भी पढ़ना है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, लेवल ऊपर हो जाता है। अब बात रहेगी भाई ये सब सारी चीज तो हो गया, अब शुरू क्या करें। तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि मैं मैथ शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, और इसी क्लास में मैथ शुरू करने वाले हैं, और जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना तो सीढ़ी बाई सीढ़ी, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, ये नहीं कि जहां तहां से नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर, 1 2 3 4 5 6, कोई भी सब्जेक्ट हो सबका चैप्टर बाय चैप्टर। तो भाई मैं मैथ शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, मैथ शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैथ को पढ़ते हैं, मैथ की जानकारी लेते हैं, मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, ये सब क्या होता है, चलिए हम सब समझने वाले हैं बेहतर तरीके से। अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई प्यारे से लाइक मारे, और भाई वीडियो कंटिन्यू करो, क्लास कंटिन्यू करो, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं, मैथ। तो बच्चों की मैंने अभी आपको 9th क्लास में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, 9th क्लास में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन सा बुक है उसमें। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि 9th क्लास में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, और उस बुक का परिभाषा मैंने बताया, उस सब्जेक्ट का परिभाषा मैंने बताया, और तमाम बातें मैंने की जो कि एक 9th क्लास में या फिर 9th क्लास के बच्चों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि आज भाई राह चलते कोई भी पूछ देता है ना कि आपकी 9th क्लास में कितना बुक पढ़ना है, उस बुक का नाम क्या है। तो मैंने एक बेसिक चीज बताया, और जैसे कि मैंने बताया कि मैथ चालू करने वाले हैं, तो देख सकते हैं अभी बोर्ड पे मैं मैथ ही चालू कर रहा हूँ। सबसे शुरू पर चलते हैं, चलो मैथ को पहले रपाटा से खत्म करते भाई, ताकि मजा 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 आए, और बहुत ही बेहतर तरीके से भाई मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए समय को नहीं गवाया जाए, और
अपने कंटेंट की ओर। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि 9th क्लास में 6 बुक पढ़ना है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले भाई चलो मैथ को ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैथ में मैं क्या करूँगा ना कि एकदम सीढ़ी बाई सीढ़ी, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाते चलूँगा। तो पहला चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, जो कि लिखा हुआ है। तो चलिए, बहुत ही अच्छे मिजाज से, बहुत ही, चलो भगवान को गोड़ भी लग लेना है भाई कि चलो वो कृपा करे ताकि और समझ में आए, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। बाकी भाई हंसी मजाक चलते रहेगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ना कि क्लास लिखा हुआ है 9th, ठीक है। कौन सा 9th में? तो मैथ, मैथ में कौन सा चैप्टर 1, ठीक है। और इधर देखोगे तो मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हाँ, इस पे ध्यान देना है बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैथ पे। तो क्लास 9th लिख दिया मैं, मैथ लिखा हुआ यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। और मैथ में ये जो है ना चैप्टर, कौन सा? तो भाई साहब 1, ठीक है, 1 चैप्टर। तो 9th क्लास में चैप्टर 1 है, तो उसका नाम भी होगा। मैं कहूँ कि वहाँ एक लड़का बैठा हुआ है, तो वहाँ जो लड़का बैठा है उसका कुछ नाम होगा, कुछ नाम होगा, अल्लाह फल्ला जो भी हो सकता है। तो चैप्टर 1 जो है उसका नाम है, हिंदी में बात किया जाए तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इंग्लिश में कहा जाए तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। यानी अभी देखो ना, वास्तविक संख्याएं, सॉरी, मतलब वास्तविक का मतलब होता है रियल, और संख्याएं का मतलब होता है नंबर्स इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है भाई। तो अब बात आती है ना कि वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। वास्तविक संख्या इस क्या है ना, चैप्टर का नाम है। इसमें तमाम सारी आप पॉइंट को पढ़ेंगे, तमाम सारी ऐसे नए नए चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। वास्तविक संख्या यानी संख्याएं के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। ठीक है, वास्तविक संख्या में संख्या के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो पहला आता है ना भाई, प्राकृत संख्या। अगर बोला जाए कि संख्या क्या है, अगर मैं पूछूं कि बच्चों आप बताओ संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, संख्या क्या है, तो आप बोलोगे ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो वही तो है ना। तो नंबर, तो कौन सा नंबर है? ये प्राकृत नंबर है, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट में, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन है, इसका भी कुछ लाइन है जो कि आप बहुत ही आसानी तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जैसे प्राकृत का मतलब नेचुरल, इंग्लिश में नेचुरल, जो स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। पाया का मतलब मौजूद है। जैसे 1 2 3 4 5 7 सॉरी 6 7 8 9, ये प्राकृतिक है, जेन्युइन है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है बोलेंगे? 1 से 9 तक के बीच में जो संख्याएं हैं उसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर 1 to 9, ठीक है। 1 to 9 को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। यानी 1 से लेकर 9 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं, ठीक है। मैंने ये बताया आपकी। मार्कर भी भाई धोखा दे रहा है, बट तुम लोग धोखा मत देना, वीडियो को पूरा देखना, क्लास को पूरा देखना। बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर ये सब समझ जाओगे तो आपका चैप्टर 1 एकदम इजी हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। बस आप कंटिन्यू करो क्लास के, ठीक है। तो पहला आता है ना, सही बता रहे भाई, धोखा दे रहा है, चलो इस पे भरोसा करके देख सकते हैं ये क्या कहता है। तो हाँ भाई, ये है इज्जत बचा लिया भाई। ये क्या क्या ना, क्या क्या इज्जत बचा लिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ चीजें होते हैं, कुछ चीजें आते हैं जो भाई इज्जत बताते हैं, मान सम्मान रखते हैं, मान रखते हैं। तो मेरा भी मान रख लो भाई कि पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। बाकी अगर बोलने का तरीका, लैंग्वेज अच्छा लग रहा होगा तो भाई लाइक मार देना, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपका मर्जी, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 to 9 में जितने आएंगे ना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हैं, अगर गिनती करने में, काउंटिंग करने में मिस्टेक हो जाए तो भैया माफ करना, ठीक है। तो 1 to 9, तो ये संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। और इसको दर्शाने, यानी इसको चिन्ह क्या है, सिंबल, इसको क्या देंगे? तो एन से देते हैं, ठीक है। एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 9। ये क्या है भैया? ये क्या है? तो ये है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे, किसे कहते हैं? तो 1 से 9 के बीच में जितनी सारी संख्याएं आएंगी उसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 9 पे खत्म,
ओके, 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होता है और 9 पे खत्म, और इसे सिंबल एन से लिखते हैं। एन का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये पहला वर्ड एन, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर एक स्टेप आगे बढ़े तो नेचुरल नंबर के बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसके बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी रियल संख्या, पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना। देखो, ये जो प्रकृत संख्या है ना, इस संख्या में कोई एक ऐसा संख्या जो मिसिंग है, समझ में आ रहा ना, प्रकृत संख्या में कोई एक ऐसा संख्या जो है वो मिसिंग है। तो पूर्ण संख्या में हम लोग जानते हैं कौन सा मिसिंग है, तो पूर्ण का मतलब था भाई पूरा हो जाना, समझ में आ रहा। अगर मैं कहूं कि भैया ये प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या को उपयोग करको यूज करके 10 बनाओ, कितना बनाओ, 10 यानी 10 बनाओ, तो नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि 1 से शुरू होता 9 पे खत्म, 0 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, 0 यानी शून्य नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रकृत संख्या 1 से लेके 9 तक रहता है, यानी 9 पे खत्म, 1 से शुरू होता है 9 पे खत्म। और भाई 0 किस में आएगा? आपको पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे हम सेकंड में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या कहती है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। तो पूर्ण संख्या की डिफिनेशन आप मतलब बोल सकते हो भाषा में, एक तरीके से, एक लहजे से बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड करने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि बोल सकते हो। तो प्रकृत संख्या अभी मैंने बताया 1 to 9, इसमें 0 को ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा वही पूर्ण संख्या। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो फिर मान लो भाई कि मुझे समझ में आ गया, स्वीकार करने में क्या हर्ज है, स्वीकार तो कर सकते हो। तो पूर्ण संख्या क्या कहती है, क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है, इसका भाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 0, क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 डॉट 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 9, यानी डॉट डॉट का मतलब 4 5 6 7 8 8 जगह, ठीक है ना, 9 तो मैंने लिख दिया। और भैया इसको जो सिंबल है, संकेत करने का तरीका है, एक क्या है, डब्ल्यू से। डब्ल्यू यानी पूर्ण का इंग्लिश होता है वेड़, ठीक है। तो डब्ल्यू से इसको संकेत करते हैं, यानी जहां पे भी लिखा हुआ डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट 9, अगर लिखा हुआ डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो समझना भैया कि ये पूर्ण संख्या है। और इस चैप्टर में आपको मिलेगा, कहीं पे डब्ल्यू लिखा रहेगा, कहीं पे एन लिखा रहेगा, कहीं पे जेड लिखा रहेगा, ऐसे तमाम चीजें आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो क्यों ना भाई पहले हम सतर्क हो जाएं। एक कहावत है और एक लाइन है, जैसे कहीं पे हम जाते हैं तो एक बैनर होता है ना, बोर्ड होता है, बोलता है कि भाई आगे दुर्घटना है, आगे मतलब आगे खतरनाक चीज है, डेंजरस है, सतर्क हो जाए, मतलब वही चीज। तो आने वाली समस्या से पहले हम लोग क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 to 9, पूर्ण संख्या 1 to 9 में सिर्फ 0 को ऐड कर देना, क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को सिंबल दर्शाते कैसे, एन से, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू वेल जो है पूर्ण संख्या का इंग्लिश वर्ड है, मीनिंग है, वर्ड है, जो भी बोल सकते हो। अब प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल से एन उठा लिए और वेल से डब्ल्यू उठा लिए। अब आता है भाई कहानी में ट्विस्ट। अब तो प्रकृति पढ़ लिए, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए, इसके आगे भी आता है पूर्णांक संख्या। क्या संख्या, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ऐसा ही, सॉरी, हाँ इंटीग्रेस, सॉरी, मतलब यही होता है, मतलब थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, बट अपना देख लेना, INTEGERS, इंटीग्रेस, ठीक है, इंटीग्रेस नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है? अगर भाई मैं बोलूं कि दूध है तो दही कैसे बनेगा, तो आपको उस दूध से ही बनेगा। और मक्खन बनाना है तो फिर दही को भी भाई घटोरो, उससे मक्खन बनेगा। तो कहीं ना कहीं भाई अगर मैं कहूँ कि दूध से दही बनता है और दही से मक्खन, तो कहीं ना कहीं दूध और मक्खन का संबंध है। संबंध का मतलब संबंध है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे ए बी का दोस्त है, ठीक है, और बी सी का दोस्त है, तो कहीं ना कहीं ए भी दोस्त है, ये भी रिलेशन बन रहा है, ए और सी का भी रिलेशन बन रहा है। तो बात आई वही बात कि प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए,
प्रकृत संख्या से पूर्ण संख्या बन गया, जीरो को ऐड किए पूर्ण संख्या बन गया। तो अब चाहे तो दोनों में से किसी को उठा लो भाई, उठा लो। जैसे होता है ना कि कोई लड़ाई किया और दोस्त को भाई उठा लो, बोलो कि भाई तुम गवाही दो, तो भाई आगे काम बढ़ेगा। तो भाई प्रकृति को उठा लो चाहे पूर्ण को उठा लो, अगर प्रकृति को उठाओगे और ऐसे बोलोगे प्रकृत संख्या में जीरो के साथ साथ ऋणात्मक अंक जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। सोचना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर पूर्णांक संख्या को पढ़ना है, याद करना है, डिफाइन करना है तो क्या करोगे? प्रकृति को उठाओ और बोलो भैया प्रकृति तुम में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए और जीरो के साथ साथ जोड़ दिया जाए ऋणात्मक अंक यानी माइनस वाला, -1, -2, -3, -4, तो क्या पूर्णांक अंक बन जाएंगे? बोलेगा जी बन जाएगा। काहे नहीं बनेगा? बन जाएगा, एकदम पूरा 100% बन जाएगा। तो प्रकृति को उठा लोगे तो भी पूर्णांक बन जाएगा और पूर्ण संख्या को उठा लोगे तो पूर्णांक बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या भैया प्रकृति से बना है पूर्ण और पूर्ण से बना है पूर्णांक। तो कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशन है, प्रकृति और पूर्णांक का। तो चाहे तो प्रकृति को उठा लो, प्रकृति संख्या में जीरो के साथ साथ ऋणात्मक अंक जोड़ने पे क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। और ये भी बोल सकते हो कि पूर्ण संख्या में तो ऑटोमेटिक जीरो जुटा हुआ है, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक जोड़ने पे पूर्णांक संख्या बनता है। मैंने बता दिया भाई, आप डिसाइड करो कि किससे डिफाइन करना है, किसको उठाकर किसको कैसे बनाना है। मैं तो दोनों बता दिया कि प्रकृत संख्या में जीरो और ऋणात्मक अंक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। या फिर पूर्ण संख्या में खाली ऋणात्मक अंक जोड़ दो, बन जाएगा पूर्णांक संख्या। तो मैंने तो बहुत इजी तरीके से बता दिया। तो आप देखते हैं भाई कि पूर्णांक संख्या में जो अंक आता है, जो नंबर आता है, वो कैसे कैसे होते हैं। तो भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो। अब हाँ, यहाँ पे भाई अब क्या होता है ना कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या को इसका इंग्लिश क्या है? इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन इसको सिंबल क्या देते हैं? जेड। यहाँ पे भाई विवाद वाली बात है, यहाँ पे क्या है? विवाद वाली बात है। हम बोलेंगे भाई मेरा नाम अंकित है और मेरा अंकित का फर्स्ट लेटर एस आता है, मारोगे 2 थप्पड़। भाई बोलेगा कि तुम्हारा नाम अंकित है तो भाई एस, ए से फर्स्ट लेटर आएगा ना, फर्स्ट लेटर ए होगा, एस कैसे बोलेगा? मेरा मर्जी, मेरा मर्जी। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? जेड से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जेड, ठीक है। जेड बराबर देखो मैंने लिखा है -4, -3, -2, -1 और जीरो, और जीरो के बाद 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे 9 तक, ठीक है। तो -4 से लेकर -1 के बीच में क्या है? ऋणात्मक अंक है, देख लो भैया। और जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है? धनात्मक अंक है। और बीच में भैया बैठ गया जीरो। तो यही तो बोल रहा है ना कि ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। और ये क्या हो जाएगा? अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जेड यानी पूर्णांक संख्या। तो यही तो बताए थे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ो और जीरो के साथ साथ ऋणात्मक अंक जोड़ो, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो मैंने देखो जादू कर दिया, बना दिया। इसमें क्या मैंने बुरा किया? कोई नहीं, मैंने भला वाला काम किया भाई। तुम समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा भाई, उससे समझ जाओ। बाकी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ अगर नहीं समझ में तो बैक कर वीडियो को देख सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ा प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब आगे चलते भाई परिमेय के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में आप रिलेट कर रहे हैं, इस चैप्टर में ही सब कुछ ये सब पढ़ना है। जब एक्सरसाइज करवाएंगे ना 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 4, 5 जितना भी है ना भाई, वगैरह वगैरह, 1 पॉइंट यानी पहला चैप्टर पढ़ाने जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारा चीज उसमें आएगा। मैंने अभी बताया ना कि भाई दुर्घटना से पहले सावधान होना जरूरी है। तो पहले इसको देख लो भाई, फटाफट बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब आता है परिमेय संख्या क्या है। परिमेय, शायद इसको इंग्लिश में बोलते हैं RATIOAL, रेटेशनल नंबर, शायद इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या क्या है, आइए थोड़ा सा जानते भाई, पूछते हैं इनसे। बताओ भाई परिमेय संख्या तुम क्या हो? ये तो बोल नहीं सकता, हमको ही बोलना पड़ेगा, इसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो परिमेय संख्या, रेटेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं, कौन संख्या? उस संख्या मतलब वैसे संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूँ कोई संख्या ले लो 4, P लिख दिया भाई, मैंने लिखा 4 और इधर लिख दिया 8, कोई भी संख्या ले लिया तो भाई ये तो है, मैंने P/Q के रूप में लिख दिया है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और आगे चलते,
अभी हाँ, मैंने तो ये लिख दिया ना कि परिमेय संख्या है, और इसमें भी देखना पड़ेगा क्या रियल में परिमेय है या अपरिमेय है। मैंने तो ये सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिया कि 4/8 4/8 5/10 3/1 जो भी हो ऐसे। मैंने तो बता दिया ना कि p/q के रूप में ही लिखना क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है। वैसे संख्या मतलब परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए ना, सब संख्या की बात नहीं कर रहे, सब संख्या सब नंबर की बात नहीं कर रहे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी का मतलब बहुत सारे ऐसी संख्या जिसे नहीं लिखा जा सकता है, और नहीं लिखा जा सकता है तो नहीं है। समझ गया ना, जो नहीं लिखा जा सकता है नहीं है, समझ रहा है, और जिसे लिखा जाएगा वही परिमेय संख्या है। तो आगे चलते हैं। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और या फिर जहां p और q क्या है, पूर्णांक। यानी मैंने बता दिया है पूर्णांक का मतलब p और q माइनस में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और 1 2 3 4 प्लस में भी हो सकता है। और आगे भी बताएंगे q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो नहीं हो सकता है, चाहे तो 1 होगा 2 होगा 3 4 5 6 7 8 9 9 ही तक, उसके बाद तो फिर जीरो आता है। तो q जीरो नहीं हो सकता है, यानी 1 से लेकर 9 के बीच में ही q हो सकता है, जीरो कभी नहीं हो सकता है। ये भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई जीरो q इक्वल टू नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, तो वाई क्यों, रीजन क्या है? तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो सारा लेंदी हो जाएगा भाई, खिचड़ी बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो अभी बस इतना को इतने रहने दो, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारा चीज डिस्कस करूंगा। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सभी को नहीं बता रहे, सभी को नहीं, क्या बोलो, उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या मतलब कुछ संख्या है जिसे लिखा भी जा सकता है और कुछ संख्या जिसे नहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। मैंने बता चुका है पूर्णांक क्या होता है, जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो और जीरो भी हो, समझ गया ना, उसे बोलते पूर्णांक। और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो q का मान 1 होगा 2 होगा 3 होगा। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक किया, एक क्या है p/q, जैसे यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 0, तो कभी नहीं हो सकता ये, कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अंक के नीचे 1 होता है, 1 जीरो नहीं आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, अंश और हार, यानी हार कभी जीरो होता ही नहीं है, जीरो नहीं हो सकता है, अंश जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, q इक्वल टू नॉट जीरो, p इक्वल टू नॉट जीरो नहीं लिखा हुआ, q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q सिर्फ जीरो नहीं हो सकता है, p हो सकता है, p होगा माना जाएगा, लेकिन q होगा सब सत्यानाश। समझ गया ना, तो यहाँ पे ये लिख सकता है 0/4, यानी ये है परिमेय संख्या है, ये हो सकता है परिमेय संख्या, लेकिन 4/0 4/0 शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू भाई क्यू के स्थान पर कौन आ गया, जीरो, लिखा हुआ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, टेक्स्ट प्रूफ्स। तो भाई आगे और डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लो, क्योंकि अभी ज्यादा बोलने पे क्या हो जाएगा, आपका माइंड भारी हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ मिलते जाएगा। बस कंटेंट पे ध्यान रखो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वास्तविक नंबर पढ़ना है, तो वास्तविक नंबर होता क्या है। ऐसे तुम लोग के मन में सवाल नहीं है बच्चों कि अच्छा ये बताइए, भैया भी बोल सकते हो, गुरु भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है, टीचर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो भाई समझ लो। ठीक है, तो ये बताओ कि मैंने चैप्टर का नाम क्या रखा था, वास्तविक संख्या। तो बोलोगे गुरु जी या फिर भाई साहब ये बताओ कि वास्तविक संख्या के बारे में पहले बता देते, लास्ट में क्यों। तो भाई वास्तविक संख्या में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जिसको समझना पड़ेगा। जैसे में देखो, इसमें परिमेय आ गया, तो परिमेय समझते तब ना वास्तविक समय समझते। अपरिमेय, अब बताओ एक चीज और आता है, एक परिमेय और अपरिमेय क्या है। देखो मैंने अपरिमेय इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम लोग 9th क्लास में पढ़ते हो, बच्चे नहीं हो, तुम लोग क्या पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, बच्चे नहीं हो। परिमेय संख्या क्या कहता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय, और जिसे नहीं लिखा जा सकता परिमेय। डेट भाई आपके सामने भाई। तो भाई आप बोलोगे कि मैं बच्चे नहीं हूँ, मैं जवान हो चुका हूँ, मैं यंग हूँ, मैं समझ सकता हूँ, तो समझो फिर परिमेय संख्या क्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय कहेंगे, और जिसे नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय कहेंगे। तो अपरिमेय लिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखो मैंने बता दिया भाई, तुम भी खुश मैं भी खुश, अब मार्केट भी तो नहीं चल रहा है भाई, तो राम मिलावल जोड़ी वो अंदर है वो कोड़ी, सब हो रहा है भाई। तो अब आता है ना, बात है ये है कि वास्तविक संख्या पहले क्यों नहीं बताए, क्यों नहीं बताए, इसलिए नहीं बताया कि भाई साहब अगर तुमको खाना दिया जाए और पानी भी दिया जाए, तो पानी पी लोगे तो खाना कहाँ खाओगे। समझ में आया बात,
तो खाना जरूरी है, पानी भी जरूरी है, लेकिन खाना खाओगे फिर बाद में पानी पियो, अच्छा से पचेगा। तो बात वही था कि वास्तविक संख्या इसलिए नहीं बताया क्योंकि वास्तविक संख्या में कुछ वास्तविक संख्या की जब परिभाषा देंगे, जब डिफाइन करेंगे तो कुछ उसमें ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो वर्ड को समझना बहुत जरूरी था। जैसे में देखो वास्तविक संख्या जिसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आया ना, वही क्या आया, परिमेय संख्या आ गया और अपरिमेय संख्या आ गया। तो अपरिमेय नहीं समझता, अब पहले ही बता देते हैं तो बोले मास्टर हमारा इसे समझा लें और बताओ परिमेय पहले नहीं आता है, अपरिमेय नहीं आता है, तो वास्तविक संख्या कैसे बताना चालू कर दिया, बताओ। ये सवाल करता कि नहीं करता, इसलिए मैंने छुपा के रखा कि चलो इसको लास्ट में ही बताएंगे। तो अब यहाँ हो रहा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर यानी रियल नंबर, समझ में आया, आर यानी रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे क्या किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। हाँ तो बच्चों अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा बेसिक बताया और इस किताब में इससे ज्यादा बेसिक नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये भी है कि परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, परिमेय संख्या का धनात्मक क्या होता है, ये सब चीज मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना चैप्टर तब वो सारा चीज आ जाएगा। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना बेसिक था, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब चीज। और याद रखिएगा ये सिंबल याद रखिएगा, एन किससे प्रदर्शित करता है, नेचुरल नंबर, डब्ल्यू रियल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और जेड पूर्णांक संख्या को, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय क्या है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे आर से सूचित किया जाता है। तो भैया आज का सेवा समाप्त, आपके सामने मैं हाजिर हूँ। ये बेसिक था, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको जब एक्सरसाइज करवाएंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो दो बार काम क्यों करें, यहाँ पे बताएं फिर वहाँ पे बताएं, तो भाई वहाँ पर भी बताएंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ 1 2 3 4 5 चैप्टर जो भी है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे एकदम नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा कर सकता हूँ कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। आशा बहुत जरूरी है भाई साहब, आशा, जीवन में आशाएं नहीं रहेगी तो फिर मनुष्य जीने का फायदा नहीं है। आशा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। मैं इच्छा कर सकता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आगे से मैं तब चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो आता रहेगा। तब तक वीडियो को लाइक मार दो, शेयर मार दो। और भाई मैंने बताया था ना कि इसका जरूरी नहीं है, लेकिन अब जरूरी है। वायरल ब्रो, ओ माय गॉड, क्लासेस मैंने तो लिखना भूल दिया, ठीक है। क्या लिखना भूल दिया, क्लासेस, CLASSES, क्लासेस यानी वायरल ब्रो क्लासेस को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना वो करो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुस्कुरा कर जाएंगे, एक प्यारा सा स्माइल देकर जाएंगे, ठीक है, हार्ट देकर जाएंगे। बाय बाय।